गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट चैप्टर 4 के अंदर अगला टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था और नॉर्मल इंट्रोडक्शन के अंदर हमने कंडक्टर, इंसुलेटर, उसके बाद फ्री चार्जेस, बाउंड चार्जेस, उसके बाद जो मेन प्रोसेस है पोलराइजेशन, जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के टाइप पोलर, नॉन पोलर और पोलराइजेशन होता क्या है ये हमने देख लिया था। इसी के अंदर एक छोटा सा फॉर्मूला भी हमने देखा था। अब स्टार्ट करते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। सबसे पहले कैपेसिटेंस होता क्या है वो हमको देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस देखते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, टॉपिक अपना दे रखा है कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ किसका निकालना है? कंडक्टर का। एक तरह से कैपेसिटेंस वर्ड किससे मिलकर बना है? तो कैपेसिटी, ठीक है। कैपेसिटेंस अगर देखें तो वर्ड किससे मिलकर बना है? कैपेसिटी से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। कैपेसिटी किसकी? दो कैपेसिटी हम यहाँ पर बोल सकते हैं। चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी, उसी को हमने नाम दे दिया कैपेसिटेंस। कौन करेगा चार्ज को स्टोर? कंडक्टर। मान लो किसी कंडक्टर के अंदर हमें चार्ज को स्टोर करना है, ठीक है। तो उस कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया है कैपेसिटेंस। देखो मान लो एक कंडक्टर ले लिया हमने, ये कंडक्टर ले लिया, कोई भी एक कंडक्टर, ये कंडक्टर ले लिया। अब इसके अंदर चार्ज को हमें भरना है। ये चार्जेस हैं और चार्ज को एक एक करके हमको इसके अंदर भरते जाना है। अब चार्ज को भरना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पर भर दिया, ये पहला पॉजिटिव चार्ज भर दिया इसके अंदर, ठीक है। अब जैसे ही मैं दूसरा पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर भरूंगा तो क्या होगा? पहले ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये तो आराम से आ गया क्योंकि पहले कोई यहाँ पर चार्ज नहीं था। फर्स्ट चार्ज तो आराम से आगे बढ़ दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है। अब दूसरा पॉजिटिव लाऊंगा तो जैसे ही मैं दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भर रहा हूँ, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ पर लाया और इसको इसके अंदर भरना है। तो ऑलरेडी पहला पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव के बीच में यहाँ पर क्या होगा? रिपल्शन। और रिपल्शन होगा तो इस रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। अब इसको भरना ही है, इसको भरने के लिए मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट? रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। और फिर इस वर्क डन करने पर ये चार्ज मैं यहाँ पर दूसरा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर कंडक्टर के अंदर भरूंगा, ठीक है। भर दिया। इस तरह से तीसरा चार्ज, चौथा चार्ज सारे भरते जाऊंगा। और जितने भी चार्ज मैं यहाँ पर भरता जा रहा हूँ, तो अगर तीसरा चार्ज मैं यहाँ पर भरना चाहता हूँ तो फिर इन दोनों के अपोज में एक रिपल्शन फोर्स काम करेगा। अब ये दोनों चार्ज जो है वो इसको अपोज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर रिपल्शन फोर्स काम करेगा तो उसके अगेंस्ट फिर से मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, फिर इसके ऊपर वर्क डन करके इसको यहाँ पर भरना पड़ेगा। इस तरह से मैं पॉजिटिव चार्ज भर सकता हूँ। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज भरूंगा सब में मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। और ये जो वर्क डन है, ये जितने भी वर्क डन कर रहा हूँ, ठीक है, ये किस फॉर्म में स्टोर होगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। कौन सी एनर्जी के फॉर्म में होगा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ता जाऊंगा उतनी ज़्यादा इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जैसे जैसे मैं इसके अंदर चार्ज भरता जा रहा हूँ, वैसे वैसे इसका पोटेंशियल भी क्या हो रहा है? इंक्रीज होता जाएगा। इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, ये पोटेंशियल इसका इंक्रीज होता जाएगा। इसके अंदर जैसे जैसे मैं पॉजिटिव चार्ज भरता जा रहा हूँ, ये कंडक्टर के अंदर बढ़ता गया, प्लस क्यू बढ़ता गया। जैसे जैसे क्यू की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। इस कंडक्टर के पास पोटेंशियल होता जाएगा और इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर चार्ज की वैल्यू बढ़ रही है। पहला सिंगल चार्ज था, फिर चार्ज लेकर आया, जैसे दूसरा चार्ज लेकर आया मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, तब जाके मैं उसको भर सकता हूँ। दूसरा चार्ज लाया, वर्क डन किया, भरा उसको। तीसरा चार्ज लाया, वर्क डन करना पड़ा, कुछ उसको भी भरा। इस तरह से चार्जेस को भरता जा रहा हूँ मैं इस कंडक्टर के अंदर। और जैसे जैसे इस चार्ज को भरता जा रहा हूँ क्यू की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे क्यू बढ़ता जाएगा पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। इस कंडक्टर का इस पोटेंशियल इसकी वजह से जो पोटेंशियल बन रहा है वो उसका इंक्रीज होता जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्यों किस पे डिपेंड कर रहा है? V पे। जितना ज़्यादा चार्ज भरते जाएंगे उतना इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। अब प्रोपोर्शनल हटाना है मुझे।
सबसे पहले मैंने कहा कि कंडक्टर लिया, उस कंडक्टर के अंदर मुझे चार्ज को भरना है। तो चार्ज को भरने के लिए मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी चार्ज है, तो रिपल्शन फोर्स लगेगा, उस रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। और जैसे जैसे मैं इसका वर्क डन कर रहा हूँ वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती जाएगी। तो हमने कहा एक तरह से उसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा इसकी पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा इसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। मैंने इसको लिख दिया Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा कंडक्टर के अंदर उतना ज़्यादा पोटेंशियल उसका बनेगा। अब इसको हटाना है प्रोपोर्शनल को, तो मैंने यहाँ लिख दिया Q इक्वल टू, यहाँ एक कांस्टेंट लगा दिया और उसको नाम दे दिया कैपिटल C डॉट V। ठीक है, Q इक्वल टू कैपिटल C डॉट V, और यहाँ इस C को मैंने नाम दे दिया कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किसका कैपेसिटेंस है? कंडक्टर का कैपेसिटेंस है। अब यहाँ पर देखो, जितनी ज़्यादा C की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा Q होगा। ठीक है, कैपेसिटेंस, अगर कैपेसिटेंस को मैं डिफाइन करना चाहूँ तो और क्या लिख सकता हूँ? कैपेसिटेंस C को C इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? Q अपॉन V। ये कैपेसिटेंस की डेफिनेशन आ गई एक तरह से। कैपेसिटेंस का मतलब कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज। चार्ज को हम कोई कंडक्टर कितना ज़्यादा स्टोर कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, ये कैपेसिटेंस हो गया। ठीक है, यहाँ से कैपेसिटेंस का मैंने फॉर्मूला बनाया Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, प्रोपोर्शनल हटाया तो कांस्टेंट लगेगा Q इक्वल टू C डॉट V, और यहाँ से C का फॉर्मूला मैंने बनाया C इक्वल टू Q अपॉन V। अब देखो, यहाँ से मुझे कैपेसिटेंस की डेफिनेशन बनानी है, तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या बनेगी? C इक्वल टू Q अपॉन V। C इक्वल टू Q अपॉन V हो रहा है। अब मुझे कैपेसिटेंस की डेफिनेशन बनानी है, तो मैं यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकता हूँ कि किसके बराबर है? Q अपॉन V। V डिवाइड में है, V क्या है? डिवाइड में है। अगर मैं इस C को देखूँ डायरेक्टली तो C किसके बराबर हो सकता है? Q के बराबर है। ठीक है, लेकिन डिवाइड में है V। डिवाइड में V का मतलब हम इसकी वैल्यू कैसे ले सकते हैं? यूनिट वैल्यू, पर यूनिट वोल्ट या 1 वोल्ट एक तरह से मान सकते हैं। अगर मुझे किसी कंडक्टर को कितने वोल्ट तक चार्ज करना है? 1 वोल्ट, सॉरी इसका पोटेंशियल कितना बनाना है? 1 वोल्ट। अगर किसी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट बनाना है तो उसको जितना चार्ज देना पड़ेगा वो उसके किसके बराबर हो जाएगा? कैपेसिटेंस के बराबर होगा। मैं इस कंडक्टर के अंदर मुझे चार्ज भरना है, लेकिन कब तक भरना है? जब तक कि इसका पोटेंशियल कितना नहीं हो जाए? 1 वोल्ट नहीं हो जाए। जैसे इसका 1 वोल्ट हो गया, मैं इसके अंदर Q चार्ज भरता हूँ और Q चार्ज भरने पर इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो गया, तो जितना मैंने चार्ज भरा वो इसके किसके बराबर हो जाएगा? कैपेसिटेंस के बराबर हो जाएगा। अगर मैं V की वैल्यू 1 रखता हूँ तो यहाँ से C इक्वल टू Q अपॉन V, तो C किसके बराबर हो जाएगा? Q के बराबर हो जाएगा। C इक्वल टू Q अपन V होता है। अगर V की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो C किसके बराबर हो जाएगा? Q के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कैपेसिटेंस की यहाँ पर डेफिनेशन क्या बनती है? तो कैपेसिटेंस किसके बराबर है? अमाउंट ऑफ चार्ज के बराबर है। कौन से चार्ज ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज के बराबर है? कि अगर किसी कंडक्टर को हम कितना चार्ज दें कि उसका जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाए? 1 वोल्ट। और जैसे उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो गया, उस टाइम उसको जो दिया गया चार्ज का अमाउंट है वही उसके कैपेसिटेंस के बराबर होगा। तो ये अपने पास एक डेफिनेशन आ जाएगी कैपेसिटेंस की। अब उसकी डेफिनेशन के बाद हमें इसकी यूनिट बनानी है कि कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होगी। तो कैपेसिटेंस की यूनिट बनानी है, तो कैपेसिटेंस की यूनिट यहाँ पर देख सकते हो, C इक्वल टू फार्मूला जो अपना है C इक्वल टू Q अपॉन V। यहाँ से डायरेक्ट यूनिट बना सकते हैं। फार्मूला अपना क्या है? C इक्वल टू Q अपॉन V। ये फार्मूला अपना C इक्वल टू Q अपॉन V। यहाँ पर दोनों की यूनिट हमको पता है। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। डिवाइड बाय पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। कूलाम अपॉन वोल्ट, ये किसकी यूनिट हो जाएगी? कैपेसिटर, क्या कैपेसिटेंस की। ठीक है, कूलाम पर वोल्ट ये यूनिट हो जाएगी कैपेसिटेंस की, लेकिन हम कूलाम पर वोल्ट यूनिट यूज़ नहीं करते। कूलाम पर वोल्ट को एक और नाम दे दिया अपन ने, इसको अपन नाम देते हैं कूलाम पर वोल्ट को फेरेड। इसको एक और नाम दे दिया है फेरेड, और सिंबल हम यूज़ करते हैं कैपिटल F। ठीक है, कैपेसिटेंस की यूनिट क्या यूज़ करते हैं? फेरेड। और इसी फेरेड की वैल्यू क्या होती है? कूलाम पर वोल्ट को हमने क्या नाम दिया? फेरेड। ठीक है, और इसकी यूनिट सिंबल यूज़ करते हैं कैपिटल F। स्मॉल f यूज़ मत करना, कैपिटल F से यूज़ करते हैं। तो अगर 1 फेरेड की हमें डेफिनेशन बनानी है
एक फेरेड चार्ज कब होगा, एक फेरेड कैपेसिटेंस कब होगा। किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस एक फेरेड है तो उसको डिफाइन करना है कि डिफाइन 1 फेरेड अगर आता है हमारे एग्जाम में ठीक है, तो 1 फेरेड को कैसे डिफाइन करेंगे। तो 1 फेरेड इसका मतलब किसकी यूनिट है, कैपेसिटेंस की यूनिट है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला C इक्वल टू Q/V होता है। अब C की वैल्यू हमें 1 लानी है ठीक, इसके लिए Q और V दोनों की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 1। इसका मतलब अगर हम 1 कूलाम चार्ज किसी कंडक्टर को दें और उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट हो जाता है तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी 1 फेरेड ठीक है। अगर क्यू कितना हो 1 कूलाम, वी कितना हो 1 वोल्ट, तो कैपेसिटेंस सी कितना होगा 1 फेरेड के बराबर हो जाएगा। अगर किसी कंडक्टर को 1 कूलाम चार्ज दें, अगर किसी कंडक्टर को हम कितना चार्ज दें 1 कूलाम चार्ज दें और उसका पोटेंशियल कितने वोल्ट हो जाए 1 वोल्ट हो जाए तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी 1 फेराड होगी। तो ये डेफिनेशन हमने बना ली 1 फेराड की। सबसे पहले डेफिनेशन हमने देखी कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस के अंदर हमने देखा कि जितना ज़्यादा किसी कंडक्टर के अंदर चार्ज बढ़ते जाते हैं उतना ज़्यादा उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, ये हमने देखा। तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर बनाया है फॉर्मूला Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। प्रोपोर्शनल हटाना है तो इक्वल टू लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दिया C और इसी कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर की चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी का जो कांस्टेंट होता है उसी कांस्टेंट को हमने नाम दे दिया कैपेसिटेंस। C इक्वल टू कितना जाएगा Q/V। अब C इक्वल टू Q/V, यहाँ से इसकी एक और डेफिनेशन बनेगी। ये C किसके बराबर हो जाएगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा अमाउंट ऑफ चार्ज ठीक है। अमाउंट ऑफ चार्ज कब होगा, किस अमाउंट ऑफ चार्ज के बराबर हो जाएगा, अगर किसी कंडक्टर के अंदर हम चार्ज भरते जाए और कितना चार्ज भरे कि उसका जो पोटेंशियल है वो कितने वोल्ट हो जाए 1 वोल्ट। जैसे उसका पोटेंशियल यूनिट हो गया 1 वोल्ट हो गया, तब जितना भी अमाउंट ऑफ हमने चार्ज भरा है वही चार्ज किसके बराबर हो जाएगा C के बराबर। अगर V की वैल्यू 1 करते तो C इक्वल टू कितना हो जाएगा Q। जैसे V इक्वल टू 1 वोल्ट हो जाता है तो अपना जितना हमने चार्ज भरा है किसी कंडक्टर के अंदर उसी चार्ज की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, उसके कैपेसिटेंस के बराबर हो जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ पर फॉर्मूले से उसकी ये हमने देख लिया कैपेसिटेंस क्या होता है, उसकी फार्मूला देख लिया उसका और उसकी यूनिट देख ली। अब इस यूनिट का थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन देख लो कि अगर न्यूमेरिकल के अंदर सिर्फ फेराड दे ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है न्यूमेरिकल के अंदर 1 मिली फेराड दे, तो 1 मिली फेराड को फेराड में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, मिली है इसका मतलब ये 10⁻³ फेराड के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से 1 माइक्रो फेराड आपको दे दे, 1 माइक्रो फेराड जैसे 1 माइक्रो कूलम था तो 10⁻⁶ फेराड के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से 1 आपको नैनो फेराड दे दे तो ये हो जाएगा 10⁻⁹ फेराड के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से 1 पिको फेराड दे दे तो ये हो जाएगा 10⁻12 फेराड के बराबर हो जाएगा। तो ये कुछ यूनिट कन्वर्जेशन है जो आप कन्वर्जन है जो आप देख लेना। ज़्यादातर इसमें आपको पूछता है माइक्रो फेराड वाला ही ज़्यादा आपको ध्यान में रखना। माइक्रो या मिली कभी कभार दे देगा, बाकी उससे ज़्यादा कोई यूनिट्स के अंदर पूछेगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको माइक्रो में पूछता है 10⁻⁶ और मिली दे देता है 10⁻3। सब में यही करना है। इससे पहले जो अपन ने देखा था जिसके अंदर चार्ज के अंदर कूलम, उसमें भी माइक्रो ही दे रखा था ज़्यादातर न्यूमेरिकल में। तो यहाँ पर भी अगर न्यूमेरिकल पूछता है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रो ही दे देगा ठीक है। अब इसकी डायमेंशन कैलकुलेट करनी है तो आप एक बार डायमेंशन इसकी निकालना, इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, क्योंकि फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q/V। तो इसकी डायमेंशन Q/V, ये चार्ज की डायमेंशन पोटेंशियल की डायमेंशन को जो कैंसिल है उसको काटो तो आपके पास किसकी डायमेंशन आ जाएगी, कैपेसिटेंस की डायमेंशन आपके पास आ जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर किसी कंडक्टर का या कंडक्टर की कैपेसिटेंस हमें बढ़ाना है तो हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। क्या उसकी साइज़ को बढ़ाकर हमें बढ़ा सकते हैं या साइज़ को बढ़ाएं तो उसकी साइज़ कितनी रखें कि उसका कैपेसिटेंस मैक्सिमम हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कितना ज़्यादा कैपेसिटी उसकी या कैपेसिटेंस हम बढ़ा सकते हैं। तो एक न्यूमेरिकल करते हैं, डेरिवेशन करते हैं इसका, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। पहला डेरिवेशन देख लेते हैं उसका ठीक है। डेरिवेशन के अंदर हमको दे रखा है कि कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, लेकिन कैपेसिटेंस किसका कैलकुलेट करना है, तो एक कंडक्टर दे रखा है। ये कंडक्टर कैसा है, स्फेरिकल कंडक्टर। इस स्फेरिकल कंडक्टर का हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है।
कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनाना है। तो इस मान लो एक स्फेरिकल कंडक्टर दे रखा है और इस स्फेरिकल कंडक्टर की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, और हमने इसको कितना चार्ज दिया, कैपिटल क्यू चार्ज दिया, और ये कैपिटल क्यू चार्ज दिया तो ये सारा चार्ज इसकी सरफेस पर आ गया क्योंकि कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है। हमें चाहिए क्या, कंडक्टर चाहिए, चार्ज को स्टोर करना है, तो इसको हमने चार्ज दिया और सारा चार्ज कहाँ आ गया, सरफेस पे आ गया। रेडियस कितनी है, आर, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो पोटेंशियल है सरफेस पर पोटेंशियल v इक्वल टू कितना होता है, के क्यू, कैपिटल क्यू ले रखा है तो यहाँ पर कैपिटल क्यू, के क्यू अपॉन आर, ठीक है। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 1/4πε0 इंटू कैपिटल क्यू अपॉन आर, ये आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना। दे क्या रखा है, कंसीडर ए स्फेरिकल कंडक्टर, उसकी रेडियस कितनी दे रखी है, हैविंग रेडियस कैपिटल आर, रेडियस कितनी दे रखी है आर, और इसको हमने चार्ज किया, और उसको चार्ज किया तो कितने चार्ज दे रखा है, इसको कैपिटल क्यू चार्ज से इसको हमने चार्ज किया, तो इसकी सरफेस पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, वी इक्वल टू के क्यू अपन कैपिटल आर, के की वैल्यू 1/4πε0 इंटू क्यू अपन आर, ये अपनी होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हमारे पास डेफिनेशन क्या है, बाय डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या है, कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या है, सी इक्वल टू कितना आता है, क्यू अपॉन वी, सी इक्वल टू होता है क्यू अपॉन वी, ये कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है। हमको यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ वी की वैल्यू पुट करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो जैसे वी की वैल्यू पुट करेंगे, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, कितना है, वी कितना है कि 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये तो ऊपर चली जाएगी और नीचे क्या रह जाएगा, क्यू इंटू 4πε0 इंटू आर, क्यू से क्यू कैंसिल, तो कैपेसिटेंस सी इक्वल टू कितना है, 4πε0 इंटू कैपिटल आर। ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बना अपना किसके लिए, स्फेरिकल कंडक्टर के लिए। हाँ चलिए, हमने कैपेसिटेंस निकाला था अभी, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। एक स्फेरिकल कंडक्टर हमने लिया था इस तरह से, और ये स्फेरिकल कंडक्टर जिसकी रेडियस कितनी ले रखी थी हमने, इसको कैपिटल आर लिया था, ठीक है। एक बार फिर से देख लो इसको अच्छे से, इसको हमने कितना चार्ज दिया था, प्लस क्यू चार्ज दिया हमने, ये प्लस क्यू चार्ज हमने दे रखा था, प्लस क्यू चार्ज दिया, ठीक है। हमने देखा कि इसका पोटेंशियल सरफेस पे कितना है, तो ये हो जाएगा 1/4πε0, चार्ज कितना दे रखा है, क्यू, डिवाइड बाय रेडियस कितनी है आर, ये आ गई थी अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरह से कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से, कैपेसिटेंस सी इक्वल टू कितना था, क्यू अपॉन वी, ये डेफिनेशन थी कैपेसिटेंस की, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो यहाँ पर वी की वैल्यू रखेंगे हम, तो सी इक्वल टू क्यू अपॉन, तो ये जो डिवाइड में है वो ऊपर चला जाएगा और क्यू नीचे रह जाएगा, क्यू अपन यहाँ डिवाइड में आएगा 1/4πε0 इंटू आर, तो ये 4πε0 इंटू आर, ये ऊपर चला गया, क्यू से क्यू कैंसिल, मतलब सी की वैल्यू अपने पास कितना है, 4πε0 इंटू आर, ये एक फॉर्मूला आया था, इतना आपने देख लिया अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। अब इसमें देखो 4 क्या है, कांस्टेंट, पाई क्या है, कांस्टेंट, ε0 क्या है, कांस्टेंट, आर क्या है, रेडियस। अगर हमें किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की बात कर रहा हूँ, आगे एक स्फेरिकल कैपेसिटर भी आएगा, कंफ्यूज मत होना, डेरिवेशन अगर आता है तो ये स्फेरिकल कंडक्टर है, अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की, स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। अब ये स्फेरिकल कंडक्टर है, अगर हम इसकी रेडियस बढ़ाएंगे, रेडियस बढ़ाने का मतलब इसका साइज बड़ा हो जाएगा ये स्फेरिकल कंडक्टर, तो इसका क्या बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर करना है तो हमें क्या बढ़ानी पड़ेगी, उसका कैपेसिटेंस बढ़ाना पड़ेगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। और कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, तो अगर हम उसकी रेडियस बढ़ा दें तो कैपेसिटी हम उसकी बढ़ा सकते हैं। अब इसके अंदर एक और चीज़ देखो, अगर हम इसके अंदर मीडियम अगर कोई ले आए, एयर की जगह कोई दूसरा मीडियम ले आए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम ले आए हम, तो ये कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखते हैं। डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना ले हम, ε0। अब ये मैंने बताया था, अगर एयर को हम किसी और मीडियम से रिप्लेस कर दें और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको दे रखा हो, मान लो किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, ε0, तो नई वैल्यू निकालने के लिए जो पुराना जो फॉर्मूला आपका
उसमें जहाँ आपको एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है वहाँ एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम की प्रेजेंस में अब मैंने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सी एम ले लिया, सिंबल सॉरी क्या ले लिया, सी एम। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, ये हो जाए, पुराना फॉर्मूला था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहाँ पर पहला मीडियम क्या था, एयर। अब एयर को हटा दिया, एयर की जगह मीडियम क्या आ गया, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कोई भी हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। तब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा या घटेगा वो हमको देखना है, तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर डॉट आर। अब देखो यहाँ पर इससे पहले हमने जितने भी देखे थे क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, उसमें सब कम हो रहा था क्योंकि एप्सिलॉन नॉट नीचे आ रहा था और एप्सिलॉन आर का मल्टीप्लाई भी एप्सिलॉन नॉट के साथ ही हो रहा था, तो वो नीचे था। इसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करने पर फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे इन सब की वैल्यू कम हो रही थी। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो रहा है, देखो कि जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, एप्सिलॉन आर यहाँ पर लगाया फॉर्मूले में, तो जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ेगा। पुराना कैपेसिटेंस कितना था, 4 पाई एप्सिलॉन इंटू आर। तो नया कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, सी एम इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर की जगह क्या रख दो, सी इंटू एप्सिलॉन आर। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि यहाँ से न्यूमेरिकल आ सकता है, किसी स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटर इतना है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमने एयर में कैपेसिटेंस दे रखा हो, ठीक है। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कोई ले आया और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है, तो नया कैपेसिटेंस कितना होगा, तो सी एम इक्वल टू सी डॉट सी आर, या इसको लिख सकते हैं सी एम अपॉन सी इक्वल टू एप्सिलॉन आर। कुछ भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, वो सी निकालने के लिए पूछ सकता है, सी एम निकालने के लिए पूछ सकता है, या फिर एप्सिलॉन आर कैलकुलेट करने के लिए आपको पूछ सकता है। तो ये यहाँ पर तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात आई। अब इस फॉर्मूले को वापस देखो, फिर से देखते हैं कि अगर हमें किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ाना है, हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को स्टोर करना चाहते हैं, तो उसकी रेडियस बढ़ा देंगे। रेडियस बढ़ जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को हम स्टोर करते जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे उसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा, ये भी हमने देखा था। तो Q प्रोपोर्शनल टू V, Q इक्वल टू सी डॉट वी, या सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अब सबसे बड़ा कंडक्टर ले लेते हैं, सबसे बड़े कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी होगी वो हम चेक करते हैं। अब न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। सबसे एक बड़ा कंडक्टर और उसकी कैपेसिटी चेक करते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल दे रखा है बुक के अंदर, न्यूमेरिकल नंबर है 4.1। अब इस न्यूमेरिकल को देखो, जैसे बुक के अंदर दे रखा न्यूमेरिकल नंबर 4.1, ठीक है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, ठीक है। आगे का कंसेप्ट समझने के लिए एक बार इस न्यूमेरिकल को करना जरूरी है, इसलिए हम बीच में न्यूमेरिकल ले रहे हैं इस न्यूमेरिकल को। बाकी जितने भी न्यूमेरिकल है वो चैप्टर के लास्ट में ही करेंगे। एक बार इस न्यूमेरिकल को देखो, पूछा गया है कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। अर्थ का कैपेसिटेंस हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अर्थ का कैपेसिटेंस, अगर अर्थ को हम स्फेरिकल कंडक्टर मान ले, अर्थ को एक स्फेरिकल कंडक्टर मान ले, और अर्थ को स्फेरिकल कंडक्टर मानते हुए मैंने मान लिया ये अपनी अर्थ, इसको स्फेरिकल कंडक्टर मान लिया, ठीक है। और इसकी रेडियस कितनी है, आर, और रेडियस इसकी याद होनी चाहिए हमको, ठीक है। मैंने बताया था आर इक्वल टू, आप किलोमीटर में याद रखो 6400 किलोमीटर, ठीक है। या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 6400 इंटू 10⁻³ मीटर में वैल्यू हो जाएगी। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 6.4 इंटू 10⁻²0, ये 6400 किलोमीटर। या फिर इसको लिख सकता हूँ 6400 इंटू 10⁻³ किलोमीटर को मीटर में बदला। या फिर 6.4 इंटू ये 3, उसके साथ 2, 5 और एक पॉइंट लगाया, तो पावर कितनी हो जाएगी 6। 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ये उसकी रेडियस आ जाएगी मीटर में, ठीक है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमको पता है, ठीक है। कैपेसिटेंस निकाल सकता हूँ, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर है अपने पास। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 9 इंटू 10⁻9 मत कर देना, हमारे पास वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू रेडियस कितना है 6.4 इंटू 10⁻6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, तो अपने पास जो कैपेसिटेंस आएगा वो कैपेसिटेंस लगभग आएगा 711 के आसपास। 711 इंटू 10⁻⁻6 और ऊपर पीछे लग जाएगा फेरेड। -6 है, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 711 माइक्रोफेरेड।
अब देखो ये पूरा 1 फेरेड है क्या, माइक्रो में चल रहा है, माइक्रो फेरेड है, 1 फेरेड से भी छोटा। क्या मतलब हुआ इसका, अगर हम अर्थ के जितना बड़ा, अर्थ के पास जितनी रेडियस है उतना बड़ा स्फेरिकल कैपेसिटर लें तो भी ये चार्ज को पूरा 1 फेरेड स्टोर नहीं कर सकता। इसकी कैपेसिटी 1 फेरेड नहीं हो सकती, मतलब ठीक है, इसकी कैपेसिटी 1 फेरेड पूरी नहीं होगी। और हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को स्टोर करवाना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को स्टोर करवाना है तो उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। और कैपेसिटी हमने तो देखा कि अगर एक कंडक्टर ऐसा ले लें जिसकी रेडियस 6400 किलोमीटर, बहुत बड़ा होता है ये, ठीक है, उतना बड़ा ले ले तो भी इसकी कैपेसिटी 1 फेरेड नहीं बनती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हम बनाना चाहते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हमें कैपेसिटर यूज़ करना है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनानी है और उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हमें कैपेसिटर यूज़ करना है, तो अगर हमें उसकी कैपेसिटेंस 1 फेरेड चाहिए, उसका मतलब हमें वो जो कैपेसिटर है वो कितनी साइज़ का लेना पड़ेगा, बहुत बड़ा कैपेसिटर हो जाएगा। और अगर कैपेसिटर इतना बड़ा है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कितनी बड़ी हो जाएगी, ये पॉसिबल है ही नहीं, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है ही नहीं कि ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना दे। इसलिए हमने एक दूसरा तरीका ढूंढा कि साइज, हमें कैपेसिटेंस बढ़ाना तो है, कैपेसिटेंस तो बढ़ाना है, क्योंकि क्यों बढ़ाना है, क्योंकि चार्ज को स्टोर करना, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को स्टोर करना है तो उसका कैपेसिटेंस तो बढ़ाना पड़ेगा। अब कैपेसिटेंस बढ़ाना तो है लेकिन साइज बढ़ा के नहीं बनाना है, ठीक है, हम चाहते हैं कि इसकी साइज नहीं बढ़े, ठीक है, साइज नहीं बढ़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। अभी तो हमने देखा था कंडक्टर को, किसकी बात की थी, कंडक्टर की, ये कंडक्टर था, कंडक्टर के अंदर तो हमने देखा कि कंडक्टर के अगर कैपेसिटी बढ़ानी, हम किसी कंडक्टर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को स्टोर करना चाहते हैं तो कंडक्टर की साइज़ बढ़ानी पड़ेगी। और कंडक्टर की साइज़ अगर अर्थ की रेडियस के बराबर भी अगर बढ़ा ले तो भी इसके पास कैपेसिटी पूरी 1 फेरेड नहीं होती, ये भी माइक्रो में चल रहा, 711 माइक्रो फेरेड के आसपास कुछ इसकी कैपेसिटी होगी। तो हम एक दूसरी डिवाइस इंट्रोड्यूस करते हैं और उस डिवाइस का नाम होता है कैपेसिटर। अब इसको ध्यान से देखना, यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट होता है, इम्पोर्टेंट कैपेसिटर, ठीक है, यहाँ टॉपिक का नाम है कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर की ज़रूरत क्यों पड़ी ये तो आपको पता चल गया, ठीक है, कैपेसिटर एक डिवाइस है, ठीक है, क्या है, एक डिवाइस। अब किसका काम करती है, तो एक चार्ज को स्टोर करने का काम करती है, लेकिन किस तरह से, हमें चार्ज को स्टोर करना है लेकिन हम चाहते हैं कि उसकी साइज़ नहीं बढ़े, बिना साइज़ बढ़ाए हम उसको स्टोर कर सकें, ठीक है। अब देखो इसको, मान लो, देखो नॉर्मल इसका एक कंसेप्ट और देख लो, अगर हम क्या, अगर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज बढ़ते जाए तो क्या होगा। तो मान लो ये एक कोई टैंक है, वाटर टैंक, पानी का एक टैंक है, मान लो इसकी कैपेसिटी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 10 लीटर कैपेसिटी है, 10 लीटर ये इसकी कैपेसिटी है, एक तरह से 10 लीटर कैपेसिटी है, तो 10 लीटर से ज़्यादा ये पानी को स्टोर नहीं कर सकता। और अगर हम 10 लीटर से ज़्यादा स्टोर करने चाहे तो क्या होगा, मैं इसको भरता गया, मैंने इसके अंदर पानी भरता गया, इस तरह से ये एक टैंक है और इसके अंदर पानी पूरा पूरा ये भरता गया, ये पूरा 10 लीटर फिल हो गया। अब 10 लीटर से ज़्यादा भी मैं इसके अंदर फिल करना चाहूँ, कि मैं चाहता हूँ कि ये इसकी कैपेसिटी है, 10 लीटर से ज़्यादा ये स्टोर कर ही नहीं सकता पानी को, ठीक है, वाटर को स्टोर कर नहीं सकता, फिर भी मैं इसके अंदर 10 लीटर से ज़्यादा भरता जा रहा हूँ, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो। मैं ज़्यादा पानी भरूंगा तो पानी बाहर निकल जाएगा, ओवरफ्लो। 10 लीटर से ज़्यादा तो ये भर ही नहीं सकते, इसकी कैपेसिटी कितनी है, 10 लीटर। तो यही कंडक्टर में भी है कि उसकी कैपेसिटी कम है, ठीक है, अगर हम उसकी कैपेसिटी कम है फिर भी हम चार्ज को भरते जा रहे हैं, ये कंडक्टर, इसकी कैपेसिटी हमें बढ़ानी है, बिना कैपेसिटी बढ़ाए हम इसके अंदर चार्ज को भर नहीं सकते। और कैपेसिटी बढ़ाए कैसे बढ़ाएंगे, तभी हमने देखा अगर रेडियस बढ़ा था तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, फिर भी हमें जो कैपेसिटी चाहिए वो नहीं मिलेगी, कंडक्टर का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब देखो इसके अंदर अगर इसकी कैपेसिटी कम है, मैं चार्ज को भरता जाऊँ तो क्या होगा, मैं इसके अंदर चार्ज को भरता जा रहा हूँ, बढ़ता गया ये चार्ज को भरा, अब इससे ज़्यादा मैं चार्ज को भर नहीं सकता। और अगर इससे ज़्यादा, ये इसकी कैपेसिटी है कि इसके अंदर 3 चार्जेस भर सकता हूँ, 3 से ज़्यादा चार्जेस इसके अंदर नहीं भर सकता। अगर 3 से ज़्यादा चार्जेस में भरना चाहूँ तो क्या होगा, वही होगा जो इधर हुआ था, ओवरफ्लो। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, चार्जेस का ओवरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। रियल में ओवरफ्लो जैसे समझना हो तो ये नॉर्मल मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है। अब ओवरफ्लो नहीं होता है,
इसकी कैपेसिटी है। अब कैपेसिटी से ज़्यादा अगर मैंने इसके अंदर चार्ज भर दिया, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज भर दिया, समझने के लिए हम ये समझते हैं कि ओवरफ्लो हो जाएगा, लेकिन होता क्या है, जैसे ये प्लस मैंने यहाँ पर भर दिया, अब ये इसके पास बहुत, अब देखो इसके अंदर क्या होगा, मान लो ये एक कंडक्टर है और उसके अंदर मुझे चार्ज भरना है और इसकी कैपेसिटी बहुत कम है। सबसे पहले एक सिंगल चार्ज भरा, एक सिंगल चार्ज भरा और एक सिंगल चार्ज भरा। अब इसकी कैपेसिटी फुल हो गई, अब इससे ज़्यादा ये चार्ज को स्टोर नहीं कर सकता। फिर भी मैंने यहाँ पर कहीं से एक चार्ज लेकर आया और इसके अंदर भरना चाहा। तो नॉर्मल कंसेप्ट हम क्या समझते हैं, जैसे ये टैंक वाला था, अगर इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा पानी को अगर इसके अंदर स्टोर करेंगे तो पानी का क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ समझते हैं, अगर पॉजिटिव और ज़्यादा भरना चाहते हैं, इसकी कैपेसिटी फुल होगी, इससे ज़्यादा हम पॉजिटिव को भर नहीं सकते, फिर भी और ज़्यादा पॉजिटिव इसके अंदर भरना चाहते हैं तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो, इसके अंदर जाएगा नहीं, बाहर चला जाएगा। अब देखो इस कंसेप्ट को कैसे समझते हैं, मान लो इसकी कैपेसिटी है ये 3 चार्जेस भरने की, 3 चार्जेस भरती है, फिर भी हम चौथा इसके अंदर भर रहे हैं। तो जैसे जैसे क्यू बढ़ता जाएगा, क्यू की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। हमने मान लिया जैसे जैसे इसके अंदर चौथा चार्ज भरा, 3 चार्ज तो भर दिए, चौथा चार्ज भरते ही इसके पास अट्रैक्शन फोर्स एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ गया, और जैसे अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा बढ़ गया, इसने किसी नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर दिया, और नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब देखिए एक और पॉजिटिव चार्ज मैं लेकर आया, इसको फिर से इसके अंदर स्टोर कराना चाहता हूँ। फिर से चार्ज कितने हो गए, 3 से 4 चार्जेस हो गए। इसके पास अट्रैक्शन फोर्स एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ गया, तो इसने फिर से किसी और नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया, इस पॉजिटिव नेगेटिव ने कैंसिल कर दिया। इस तरह से मैं कितना भी पॉजिटिव इसके अंदर भरना चाहूँ इसकी कैपेसिटी के बाद, तो फिर इसके अंदर पॉजिटिव भर नहीं सकता, हमने कहा इसका ओवरफ्लो हो जाएगा। अब देखते हैं नया कंसेप्ट कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर बढ़ाना क्या हमें, कैपेसिटेंस, लेकिन हम कंडक्टर का साइज़ नहीं बढ़ाना चाहते हैं। बिना कंडक्टर का साइज़ बढ़ाए हमें इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाना है। तो फार्मूला हमने देखा था कैपेसिटेंस का, C=Q/V, ये फार्मूला देखा था। ठीक है, C= कितना होता है, Q/V। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाए। कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए हमें V को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो पोटेंशियल को, अगर मैं पोटेंशियल को बढ़ने नहीं दूँ, पोटेंशियल को कम कर दूँ, C=Q/V होता है। पोटेंशियल को अगर हम कम कर दें, पोटेंशियल को बढ़ने नहीं दें, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक तरीका ये है अपने पास कि अगर इस तरीके से हम करें, इसके पोटेंशियल को नहीं बढ़ने दें, तो पोटेंशियल को अगर कम कर दें तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले मान लो चलिए वापस आप कंसेप्ट देखते हैं कैपेसिटर का। ठीक है, मान लो कैपेसिटर के अंदर एक प्लेट दे रखी है हमको, प्लेट का नाम दे रखा है ए, और इसको हमने पॉजिटिव चार्ज देते गए, ये प्लस चार्ज भरते गए इसके अंदर। अब इससे ज़्यादा हम चार्ज नहीं भर सकते, क्यों, क्योंकि इसकी इतनी ही कैपेसिटी, इससे ज़्यादा चार्ज भरेंगे तो क्या हो जाएगा, चार्जेस का ओवरफ्लो। ठीक है, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि ओवरफ्लो किस तरह से होता है। तो इसकी लिमिट जो है अट्रैक्शन, ठीक है, इसके बाद कूलम्ब अट्रैक्शन फोर्स एक पॉइंट से ज़्यादा बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से ये नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्जेस को, और ये पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ज़्यादा चार्ज हम नहीं भर सकते, एक तरह से हमने मान लिया था कि चार्जेस का ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव जितने भर सकते थे हमने इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भर दिए, इससे ज़्यादा हम पॉजिटिव नहीं भर सकते थे। अब हमने क्या किया, हमें इसका कैपेसिटेंस बढ़ाना है। सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट देखेंगे कैपेसिटर का, और कंसेप्ट देखने के बाद इस कैपेसिटर की डेफिनेशन बनाएंगे। तो इसके पास एक और प्लेट लेकर आए, प्लेट बी, ये एक और प्लेट लेकर आए, ये प्लेट बी। ठीक है, प्लेट ए कैसी है, चार्ज प्लेट, कैसी प्लेट है, चार्ज प्लेट, जबकि प्लेट बी ये कैसी है, ये ध्यान रखना, अनचार्ज प्लेट है, अनचार्ज प्लेट है। प्लेट ए चार्ज प्लेट है और प्लेट बी कैसी है, अनचार्ज प्लेट है। ठीक है, अब कौन सा प्रोसेस होगा, तो ये चैप्टर फर्स्ट के अंदर प्रोसेस देखा था, इंडक्शन, क्या नाम देखा था, इंडक्शन, कि जब भी किसी चार्ज कंडक्टर के पास अनचार्ज कंडक्टर लेकर आते हैं तो ड्यू टू इंडक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन होता है, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इस प्लेट बी के नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, ये माइनस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी, और किसको रिपेल करेगी, तो ये पॉजिटिव को रिपेल करेगी, ये पॉजिटिव को उसने रिपेल कर दिया। ये कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के पास एक अनचार्ज प्लेट लेकर आए, तो ड्यू टू इंडक्शन
इंडक्शन की वजह से इस प्लेट बी की इनर जो सरफेस है, अंदर वाली सरफेस, वहाँ तो कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन हो, ये पॉजिटिव था, जिसने ये किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, तो इनर सरफेस पे तो माइनस चार्ज आ गया और प्लेट बी की आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पोटेंशियल का, हमारे पास फॉर्मूला C = Q/V, C = Q/V, हमें इसका पोटेंशियल कम करना है और पोटेंशियल कम करके इसका कैपेसिटेंस बढ़ाना है, ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं, ये मान लो इन प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R या D डिस्टेंस, या D डिस्टेंस ले लेते हैं। इन प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल d डिस्टेंस दे रखी है, दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल d, ठीक है। अब देखो, पहले प्लेट A का D पॉइंट पे पोटेंशियल कितना था, 100, ठीक है। प्लेट A का D पॉइंट पे पोटेंशियल कितना मान लिया था, 100। अब देखो, अब ये माइनस जो है, ये माइनस और प्लस को कंपेयर करें तो कौन सा प्लेट A के पास में है, तो माइनस वाला जो चार्ज है वो प्लेट A से पास में है और पॉजिटिव जो चार्ज है वो प्लेट A से थोड़ा सा दूर है, ठीक है। अब देखो, ये माइनस क्या करेगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल को नेगेटिव पोटेंशियल बनाएगा, पर पोटेंशियल को कम करने का काम करेगा। जो B का नेगेटिव जो चार्ज है, B पर दो चार्जेस हो गए, एक तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, प्लेट A के पोटेंशियल को क्या करने का काम करेगा, कम करने का काम करेगा, क्योंकि नेगेटिव है, जिसका पोटेंशियल माइनस में होगा, तो ये प्लेट A के पोटेंशियल को कम करने का काम करेगा। वहीं पॉजिटिव जो है वो प्लेट A के, ये प्लस का है, तो ये प्लेट A के पोटेंशियल को बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। जो नेगेटिव है, बी प्लेट पे नेगेटिव और पॉजिटिव दो चार्ज डेवलप हुए, इनर सरफेस पे माइनस और आउटर सरफेस पे पॉजिटिव, लेकिन माइनस वाला थोड़ा पास है और प्लस वाला थोड़ा दूर है। तो यहाँ पर देखो, ये नेगेटिव है वो A के पोटेंशियल को कम करेगा और ये पॉजिटिव है वो F के पोटेंशियल को बढ़ाएगा। तो अगर ओवरऑल हम देखें कि F पे पोटेंशियल बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है, तो क्या होगा, देखते हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखो, ये माइनस वाला और ये प्लस वाला, दोनों में से पास प्लेट A से पास में कौन है, तो नेगेटिव चार्ज है वो पास में। ये देखो, नेगेटिव चार्ज प्लेट A से पास है, जबकि पॉजिटिव चार्ज प्लेट A से दूर है। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इस पॉजिटिव से ज़्यादा होगा। इसका मतलब ओवरऑल अगर प्लेट A पे देखें तो क्या होगा, रिडक्शन। ओवरऑल प्लेट A पे क्या होगा, रिडक्शन, लेकिन वो रिडक्शन कैसा का, माइनर रिडक्शन होगा, ठीक है। मान लो प्लेट A का पोटेंशियल है 100, प्लेट A का पोटेंशियल कितना है, 100, और इस C ने पोटेंशियल बनाया -60 और इस नेगेटिव चार्ज ने पोटेंशियल बनाया -60 और पॉजिटिव चार्ज ने पोटेंशियल बनाया +40। अब ये +40 क्या करेगा, तो A के पोटेंशियल को बढ़ाने का काम करेगा, और ये माइनस का 60 है जो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल है, वो A के पोटेंशियल को कम करने का काम करेगा। तो A का पोटेंशियल कितना, 100 -40 + 60। अब देखो, ये माइनस नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल और ये प्लस पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल, मैग्नीट्यूड में देखें तो नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज प्लेट A से पास में है, और फॉर्मूला हमने देखा था V = KQ/R। R डिस्टेंस जितनी ज़्यादा कम होगी उतना पोटेंशियल उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। तब देखो, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो ओवरऑल हम देखें तो 100 जो है पोटेंशियल वो कम होगा, बढ़ेगा, तो ओवरऑल हम देखो इसको माइनस करके देखो, टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 80। मतलब पहले कितना था, 100, अब कितना हुआ, 80। ओवरऑल इसका पोटेंशियल क्या हुआ, कम हुआ। तो हम कह सकते हैं कि A पॉइंट पर ओवरऑल पोटेंशियल कम हुआ। हमें पोटेंशियल और कम करना है, जितना ज़्यादा पोटेंशियल कम करेंगे उतना ज़्यादा इसका कैपेसिटेंस हम बढ़ा सकते हैं। तो पोटेंशियल को और कम करना है, तो कौन से चार्ज को हटाना पड़ेगा, नेगेटिव तो पोटेंशियल को कम कर रहा है, जिसको अगर हटा देंगे तो उल्टा पोटेंशियल कम नहीं होगा। ये पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ा रहा है, इस पॉजिटिव को हमें हटाना है। इस पॉजिटिव को हटाना है तो हम यहाँ पर एक प्रोसेस करते हैं, इसको हम कनेक्ट करते थे अर्थ से, अर्थिंग, ठीक है। ये हमने कर दिया अर्थिंग, इसको किससे कनेक्ट कर दिया, अर्थिंग। इसका मतलब सारा ये पॉजिटिव कहाँ चला जाएगा, अर्थ के अंदर। अब यहाँ पर कौन सा चार्ज रह जाएगा, नेगेटिव। अकेला नेगेटिव रहा, मतलब ये 40 चला गया, ये 40 जो था ये चला गया। अब बचा कौन सा, -60 बचा। ये अब 100 में से ये -60, मतलब बचा कितना पोटेंशियल, 40। A पॉइंट का पोटेंशियल कम कर दिया। तो हमने प्लेट A के पोटेंशियल को हमने कम कर दिया, किसकी वजह से, एक दूसरी प्लेट ली B, उसके नेगेटिव पोटेंशियल से प्लेट A का पोटेंशियल को हमने कम कर दिया। तो अब हम इस तरह से हमने इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाया, पोटेंशियल को कम किया और क्या, पोटेंशियल को कम करके कैपेसिटेंस को बढ़ाया। क्या साइज़ बढ़ाई हमने, साइज़ को हमने बढ़ाई नहीं, साइज़ और शेप को हमने बढ़ाया नहीं। बिना साइज़
साइज और शेप को बढ़ाए, पोटेंशियल को कम करके हमने कैपेसिटेंस इसका बढ़ा दिया, इसीलिए इस डिवाइस को हमने नाम दे दिया कैपेसिटर। इस डिवाइस को नाम क्या दिया? कैपेसिटर। क्या था ये कैपेसिटर? एक प्लेट थी, ठीक है, ये प्लेट ए थी, इस प्लेट ए पर कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। ये टोटल पॉजिटिव चार्ज जितना भर सकते थे हमने इसका भर दिया। अब इसके पास एक और प्लेट लेकर आए, तो ड्यू टू इंडक्शन इस प्लेट बी के इनर सरफेस पे कौन सा चार्ज आया? माइनस, और आउटर सरफेस पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज भी ए पे इफेक्ट बताएगा, ये पॉजिटिव चार्ज भी ए पे इफेक्ट बताएगा। ये नेगेटिव चार्ज ए पे क्या इफेक्ट बनाएगा? तो ये नेगेटिव चार्ज ए के पोटेंशियल को क्या करेगा? कम करेगा, जबकि ये पॉजिटिव चार्ज ए के पोटेंशियल को बढ़ाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज ए के पोटेंशियल को बढ़ाता है, नेगेटिव चार्ज ए के पोटेंशियल को कम कर देगा। लेकिन मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होगा? जो चार्ज पास में होगा उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। तो ये नेगेटिव वाला चार्ज है वो ए प्लेट ए से पास में है, तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। इसका मतलब ओवरऑल प्लेट ए का देखें तो उसका पोटेंशियल कम होगा, इसका पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। ओवरऑल देखें तो प्लेट ए का पोटेंशियल कम हो गया। अब हमें और कम करना है तो इस पॉजिटिव चार्ज को हटाना पड़ेगा, तो इसको हमने कर दिया अर्थ से कनेक्ट, जिससे सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ के अंदर चला गया। तब प्लेट बी पर कौन सा चार्ज रहा? सिर्फ नेगेटिव, और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट ए के पोटेंशियल को कम कर देगा। और पोटेंशियल कम करके हमने किसकी वैल्यू बढ़ा दी? कैपेसिटेंस इसका बढ़ा दिया। तो यही कैपेसिटर की डेफिनेशन होती है। कैपेसिटर की डेफिनेशन क्या होती है? कैपेसिटर इज ए डिवाइस, ठीक है, कैपेसिटर इज ए डिवाइस in which capacitance of a conductor is increased by keeping its size and shape constant, या उसके साइज और शेप को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। क्या रिड्यूस करता है? रिड्यूसिंग इट्स पोटेंशियल, उसके पोटेंशियल को रिड्यूस करता है विदाउट चेंज इन साइज एंड शेप। उसके साइज और शेप को बढ़ाए बिना उसके पोटेंशियल को रिड्यूस करके हम उसका कैपेसिटेंस बढ़ा सकते थे। ये डिवाइस होती है अपनी कैपेसिटर, और ये उसका पूरा प्रिंसिपल हो जाता है। तो इसके अंदर मेन जो इफेक्ट होता है वो किसका होता है? इंडक्शन को वर्क करता है। इंडक्शन की वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते हैं, फिर पॉजिटिव उसके पोटेंशियल को बढ़ाता है प्लेट ए के, और नेगेटिव प्लेट ए के पोटेंशियल को कम करता है। हमको क्या चाहिए? एक वो चार्ज चाहिए जो प्लेट ए पे पोटेंशियल को कम कर दे, इसलिए हम पॉजिटिव को हटा देते हैं, सिर्फ बचेगा कौन सा? नेगेटिव। और इस तरह से ये जो डिवाइस बनती है, ये जो डिवाइस बनी, इसको हमने नाम दे दिया कैपेसिटर। तो ये कैपेसिटर की डेफिनेशन और उसका प्रिंसिपल कंप्लीट।